जो बच्चों के अंदर, आंखों के अंदर जो चमक जो दिखाई देती है, भविष्य में चलकर यह भारत की पहचान बनेगी, मेरा पक्का विश्वास है। सेना के चीफ ने एक स्वर से हाथ उठाकर कहा, मुट्ठी बांध कर कहा, सर हम किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। यह है भारत का डिफेंस। मैं मैथमेटिक्स का छात्र रहा हूं, यहां पर मैथमेटिक्स पढ़े हुए मैं देख रहा हूं बड़े दिग्गज पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो कभी कभी उसको मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन में इस बात को रखता हूं कि उन्होंने अपने परिवार को ही अपना परिवार नहीं माना, पूरे देश को ही अपना परिवार नहीं माना, पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए यह कहा, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। आज भी यहाँ के बेटे सीमा पर खड़े होकर मैं देखता हूं, जब उनको हाथ में तिरंगे की आन बान और शान की वह सुरक्षा करते हैं, जिंदगी चली जाए उन्हें मंजूर है, लेकिन हमारा तिरंगा किसी भी सूरत में झुकना नहीं चाहिए। ग्लोब देखते थे हम लोग, बच्चे थे, तो लगता था कोई जादुई गेंद है जो बिरले लोगों के ही पास होती होगी, यह धारणा हम लोगों की थी। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि राजस्थान जवान भी पैदा करे, लेकिन साथ ही सेना को नेतृत्व देने वाले अधिकारी भी पैदा हों, और मैं समझता हूं कि यह काम विद्या भारती संस्थान पूरा करने में कामयाब होगा। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी बहुत ही एक्टिव और इफेक्टिव ऐसे मिनिस्टर, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत, प्रसिद्ध उद्योगपति, और यहाँ उद्योगपतियों को भामाशाह कहकर पुकारते हैं, मैं समझता हूं कि सारे देश में पुकारा जाना चाहिए, श्रीमती मधु चांडक, अपने पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम बोल देना, और उनके इस योगदान के लिए, और भविष्य में भी आवश्यकता पड़ी तब भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि वह योगदान करने में पीछे नहीं रहेंगे। इसके लिए मैं अपनी तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं। श्री यतनजी शर्मा, विद्या भारती अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री, त्रिंदारपा सिंह जी शेखावत, प्रांत अध्यक्ष विद्या भारती जोधपुर, डॉक्टर निर्मल गहलोत जी, अध्यक्ष प्रबंधन समिति आदर्श विद्या मंदिर, मेरे सामने बैठे क्षेत्र प्रचारक श्रीमान निम्बाराम जी, बहुत दिनों के बाद देख रहा हूं निम्बाराम जी, राजस्थान सरकार में मंत्री हमारे जोगाराम जी पटेल कहाँ हैं, जोगाराम जी, और हमारे सांसद पीपी चौधरी जी, सांसद राज्यसभा श्री राजेंद्र जी गहलोत। मैं जब युवा मोर्चे में काम करता था तो हमारे साथ राजेंद्र जी गहलोत काम करते थे। जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह जी कहाँ हैं, बड़े संवेदनशील होंगे, इसीलिए आपको जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। विद्या भारती के अन्य सभी सम्मानित कर्ता धर्ता, शिक्षकगण, मेरे प्रिय छात्रों, देवियों व सज्जनों, कई महीनों के बाद राजस्थान की धरती पर मैं आ रहा हूं। मुझे लगता है कि 1 साल के बाद मैं आ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं इस राजस्थान की वीर भूमि को मैं नमन करता हूं। साथियों, जहां तक राजस्थान की धरती का प्रश्न है, यह वह धरती है जिसने भारत को असंख्य शूरवीर, पराक्रमी और बलिदानी पुत्र दिए हैं। इस सच्चाई को केवल राजस्थान के लोग ही नहीं, पूरे भारत और जो भी भारत को सारी दुनिया में जानते हैं, वे सारे लोग यह मानते हैं कि यहाँ की मिट्टी में शौर्य भी है, पराक्रम भी है, और मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की हृदय में तड़पन भी है। यह देखने को नहीं मिलेगा तो केवल राजस्थान में देखने को मिला। हमने तो बचपन से ही राजस्थान के वीरों की अद्भुत कहानियां पढ़ी हैं। महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौर, बप्पा रावल, पन्ना धाय जैसे अनगणित बलिदानी, मैं मानता हूं कि आज भी हमारे वह प्रेरणा के स्रोत हैं। और यह धरती रणबांकुरों की धरती है, जिन्होंने युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता का मान बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर मीराबाई, धन्ना भगत, पीपा भगत जैसे भक्त शिरोमणियों ने भी समाज की शक्ति और समरसता का पाठ पढ़ाकर उसे नई दिशा दी है। मैं तो कभी कभी राजस्थान का चित्रण करना होता है तो मैं करता हूं, मैं कहता हूं, राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्ना धाय की युक्ति, युक्ति माने उपाय, तरीका, राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्ना धाय की युक्ति और भामाशाह की संपत्ति से भी राजस्थान की पहचान बनती है। इन चारों ने करिश्मा किया। कहने का अर्थ यह है, शक्ति और भक्ति का कोई संगम है तो वह राजस्थान है। साहस, शौर्य और समर्पण का कोई संगम है तो वह राजस्थान है। आस्था, आत्मगौरव
और स्वाभिमान का कोई संगम है तो वह राजस्थान है। देवियों और सज्जनों, यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि राजस्थान की वीरभूमि ने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की है। कभी राजस्थान की वीरभूमि ने पराधीनता नहीं स्वीकार की है। स्वतंत्रता को सर्वोच्च मूल मानने वाले इस देश के बेटे और बेटियों ने हमेशा देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उसमें वह कभी पीछे नहीं रहे। आज भी यहाँ के बेटे सीमा पर खड़े होकर मैं देखता हूं, जब उनको हाथ में तिरंगे की आन बान और शान की वह सुरक्षा करते हैं। जिंदगी चली जाए उन्हें मंजूर है, लेकिन हमारा तिरंगा किसी भी सूरत में झुकना नहीं चाहिए। और मैं मानता हूं कि ऐसी भूमि पर जन्म लेना यह बड़े सौभाग्य की बात होती है। देवियों व सज्जनों, आज जब मैं इस खास आयोजन के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित हूं, तो इसके लिए सचमुच मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो विद्या भारती संस्थान का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विद्या भारती से मेरा बहुत पुराना संबंध है, लेकिन केंद्र की राजनीति में उलझ जाने के कारण, समयाभाव के कारण पहले जितना जीवंत संबंध हमारा विद्या भारती के साथ था उतना नहीं रह पाया है। लेकिन अब भी कभी कभी किसी कार्यक्रम में जाना मेरा होता है। मैं मानता हूं कि विद्या भारती संस्थान भारत की स्वस्थ या मूल्य आधारित शैक्षणिक परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण है। विद्या भारती ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाया जाए, अच्छा नागरिक बनाया जाए। विद्या भारती के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों और परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू, चाहे वह शरीर की मजबूती हो, मानसिक संतुलन हो, चाहे वह सोचने की शक्ति हो, चाहे भारत की संस्कृति का ज्ञान हो और आध्यात्मिक गहराई हो, इन सारी चीजों पर विद्या भारती की द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में ध्यान दिया जाता है। मुझे मिला जुला कर यदि कहना हो विद्या भारती की शिक्षा के बारे में, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन दिया था, स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने, उनकी सोच के अनुरूप काम करने वाली यदि कोई शिक्षण संस्था इस देश में है तो वह विद्या भारती। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय क्या सोचते थे? हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास होना चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास कैसे होगा? भाषण करूंगा तो 1-1.5 घंटे का समय इस पर लग सकता है, लेकिन विस्तार में नहीं जाऊंगा। बहुत संक्षेप में, सूत्र में मैं आपके सामने अपने विचार रखना चाहता हूं। वह चाहते थे कि मनुष्य जो तन, मन, बुद्धि, आत्मा, इन 4 चीजों को मिलाकर बना है, इन चारों चीजों का विकास हो जाए, इन चारों की जो आवश्यकताएं हैं, इन चारों की जो भूख है वह पूरी हो जाए, तो किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, एक समग्र विकास हो जाए। तन की भूख क्या है? इंद्रियों की भूख। वह भूख कैसे मिटेगी? इंद्रियों की, उसके लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए। तो विद्या भारती यह प्रयत्न करता है, शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो हर तन के सुख के लिए, माने इंद्रियों के सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए, हर व्यक्ति की इच्छा रहती है पहनने के लिए अच्छा कपड़ा मिले, घूमने के लिए गाड़ी मिले, अन्य सारी सुख सुविधाएं मिले, डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इन सब सारी चीजों के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, पैसा चाहिए, मुद्रा चाहिए। तो हम ऐसी विद्या भारती शिक्षा प्रणाली में विश्वास रखती है और बच्चों को कि व्यक्तित्व का समग्र विकास करने की कोशिश करती है, जिसमें हर तन के सुख के लिए धन धान मिल जाए, और मन की सबसे बड़ी भूख होती है मान, सम्मान, स्वाभिमान। यह राजस्थान के लोगों को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी माँ के लाल ने मान, सम्मान, स्वाभिमान पर चोट मारने की कोशिश की तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत मैंने राजस्थान वासियों में मैंने देखी है। तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान, सम्मान चाहिए। यह मान, सम्मान व्यक्तिगत भी होता है, सामाजिक भी होता है और राष्ट्रीय भी होता है। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे नौजवानों ने राष्ट्रीय स्वाभिमान की ही प्रखर भावना के कारण ही हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। अपनी रिवाल्वर की गोलियों से इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते यह चिंता सताने लगी, जब रिवाल्वर में अंतिम गोली बची, कहीं ऐसा न हो कि अंग्रेजों की रिवाल्वर की गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे, इसलिए अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। यह होती है मान, सम्मान, स्वाभिमान की भावना। तो तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान, सम्मान और स्वाभिमान चाहिए। बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए। अब ज्ञान
इसके बारे में ही बतलाने में, इस भूख के बारे में लंबा समय लगेगा, लेकिन विद्या भारती भी इस काम को कर रहा है। व्यक्तियों को ज्ञानवान बनाने की, चरित्रवान बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए, और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। मनुष्य के व्यक्तित्व का समग्र विकास, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी कब संभव है? जब उसका भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास। विद्या भारती एकमेव शिक्षण संस्था भारत की नहीं, दुनिया की एकमेव संस्था है जो कि बच्चों के व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए, उनका भौतिक विकास भी हो सके, अपनी न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके, लेकिन उसके साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें। इसके लिए उनके व्यक्तित्व का विकास करती है, उनके अंदर सारे गुणों को इनकलकेट कराने की, उनके अंदर चित्त में बैठाने की वो कोशिश करती है। साथियों, आज के समय में अगर हम शिक्षा की बात करें तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शिक्षा सर्वाधिक बदलावों वाले क्षेत्रों में से एक है। आप देखिए कि पिछले कुछ दशकों में शिक्षा का स्वरूप जिस तरह से बदला है वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। साइंस और रिसर्च ने शिक्षा को हमारे समाज की जरूरतों के हिसाब से ढाल भी दिया है, और आप में से कई लोग अपने बच्चों को पढ़ते हुए देखते भी होंगे। यह जो लगातार शिक्षा प्रणाली बदल रही है, उसने एक तरफ तो पढ़ने के तरीके को बदला है, दूसरी तरफ यह भी परिवर्तन आया है कि आज किसी सब्जेक्ट को आप दूसरे सब्जेक्ट से अलग करके नहीं देख सकते। आज मैथमेटिक्स हो, साइंस, एक दूसरे से यह दोनों जितना जुड़े हुए हैं, उतना ही सोशल साइंस और साइकोलॉजी भी एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। जैसे आज हमारा बच्चा यह पढ़ता है कि महाराणा प्रताप महान थे, तो यह केवल एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, यह केवल एक हिस्टोरिकल फैक्ट भर नहीं है, यह बच्चे की मानसिकता के ऊपर भी असर डालता है कि महाराणा प्रताप कैसे थे। अगर हमारा बच्चा बचपन से ही मानसिक रूप से मजबूत है, अगर उसके अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, तो यह स्वाभाविक सी बात है कि उसकी भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में स्वाभाविक रूप से उसकी रुचि बढ़ेगी। मेरे कहने का मतलब है कि आज कोई भी सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग नहीं है, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़ा है और एक दूसरे पर निर्भर है। साथियों, मैं कभी कभी यह सोचता हूं कि हमारे जमाने की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में कितना अंतर आ गया है। पहले हम लोग स्कूल जाते थे, मैं भी गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं, किसी पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा हूं, तो उनकी उस समय जो किताबें होती थी उनकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, यह भी मैंने देखा था। पहले हम प्रिंसिपल साहब की या हेडमास्टर जो प्राइमरी स्कूल में रहा करते थे, उनकी मेज पर कोई ग्लोब देखते थे तो लगता था कि यह कोई जादुई गेंद है। ग्लोब देखते थे हम लोग बच्चे थे तो लगता था कोई जादुई गेंद है जो बिरले लोगों के ही पास होती होगी, यह धारणा हम लोगों की थी। आज के बच्चों को देखता हूं तो हर कक्षा में ग्लोब घूमता हुआ नजर आता है। बच्चे उस पर हाथ फेर कर बतला सकते हैं कौन द्वीप, कौन महाद्वीप और कौन देश कहां पर स्थित है, इसकी जानकारी आज के बच्चों को स्वाभाविक रूप से हो जाती है। अब यह सब सारी बातें आम हो गई हैं। मुझे याद है कि हमारे समय में अगर कोई साइंस के लैब का नाम भी लेता था तो गांव-गांव में उसकी चर्चा होती थी, यह लैब में काम करता है, प्रयोगशाला में काम करता है, प्रयोग करता है। जैसे कोई अजायब घर हो, लैब हो चाहे अजायब घर हो, इसमें कितने इतने शीशे हैं, कितने शीशे की बॉटल्स हैं। केमिस्ट्री का जब एक्सपेरिमेंट होता है तो आप जानते हैं बॉटल में बहुत सारे केमिकल्स रखे रहते हैं, तो यह सब चीज ट्यूब्स रखी रहती हैं। इन सब सारी चीजों की चर्चा बच्चों में भी होती थी और बच्चे बड़े शान के साथ घर जाकर अपने माता पिता को बतलाते थे कि हमारी लैब में, हमारी प्रयोगशाला में इतनी बॉटल भरी हुई रखी हैं, इतनी ट्यूब रखी हैं। और उन इक्विपमेंट से परीक्षण भी होता है, या तो हम लोग छोटे बच्चे थे तो कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन आज तो हर स्कूल में लैब है और आज बिना लैब के तो स्कूल की शिक्षा पूरी हो ही नहीं सकती है, जहां तक मैं समझता हूं। और यह जो बदलाव हम सब साथियों देख रहे हैं, इसके पीछे दशकों की मेहनत इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में हमें और भी परिवर्तन देखने को मिले हैं। हमारे जमाने में कोई एक किताब हमें ढूंढनी होती थी, हम पहले अपने आसपास के लोगों से मांगते थे। आपके पास भी नहीं मिली तो अपनी लाइब्रेरी में हम जाते थे। लेकिन आजकल हमारे बच्चे तो पूछना नहीं है, इंटरनेट पर जाए और अपनी उंगलियों को घुमाया,
जो भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं वह जानकारी वह हासिल कर लेते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन पहले की अपेक्षा आया है। तो मैं इस मौके पर हम सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए एक मजबूत इरादे का परिचय दिया है, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। और मैं चूंकि शिक्षा जगत से जुड़ा हूं, देवियों सज्जनों, मैं जानता हूं कि एजुकेशन में रिफॉर्म लाना, शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना यह कोई आसान काम नहीं था। कई कमीशंस बने, कई कमीशंस की रिकमेंडेशंस आई हैं, लेकिन शिक्षा में जिस प्रकार का सुधार अपेक्षित था उस प्रकार का सुधार नहीं हो पाया। मुझे याद है कि जब मैं उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री था तो उस दौरान नकल पर नकेल कसने में कि मैंने एक व्यवस्था की थी। शायद जो पुराने लोग होंगे उन लोगों की इस बात की जानकारी हो। पहले हालत यह थी हमारे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की, 75%, 80% हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट आता था, 60% से कम तो आता ही नहीं था। मैंने पता लगाया शिक्षा मंत्री बनने के बाद कि मास कॉपिंग हो रही है। मैंने कानून लाया उस समय, और कानून लागू करने के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा 14.2% जो है रिजल्ट उस समय आया। लेकिन राजनीति तो राजनीति है। मैं उस समय चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो लोगों ने मुझे हरा दिया कि हमारे बच्चों के पास नहीं होने दिया। लेकिन दूसरे पार्टी के एक नेता है और उन्होंने कहा कि मैं आते ही, मुख्यमंत्री बनते ही इस कानून को समाप्त कर दूंगा। और आपको आश्चर्य होगा, बंपर वोटों से वह जीत गए। क्या आवश्यक नहीं है कि विद्या भारती जैसी शिक्षण संस्थाएं ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करें जो समाज हित में सोचें, देश हित में सोचें। और मैं समझता हूं इस भूमिका को कोई निभा सकता है तो विद्या भारती ही निभा सकती है। और मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि आज के बच्चे छोटी सी मशीन से मोबाइल तक एक ऐप से पूरी दुनिया की जानकारी पा लेते हैं। और हम लोगों के जमाने में तो विज्ञान का मतलब बस ब्लैक बोर्ड होता था। ब्लैक बोर्ड पर बने जो चित्र हम लोगों को दिखाए जाते थे साइंस में, यह ऑपरेटस ऐसा होता है, यह मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, यह चित्र बनाकर दिखाया जाता है। लेकिन आजकल के बच्चे तो ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसी होती है, ग्रह नक्षत्र किस स्पीड से चारों तरफ घूम रहे हैं, इसकी भी जानकारी आज के बच्चों को हो जाती है। पहले की तुलना में यह जो फर्क आया है, मैं मानता हूं यही भारत की ताकत है और यही असली बदलाव है और यही भारत का भविष्य है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह सब हमारे देश को और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं इस संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त हूं। आप सोचिए, जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग गुफाओं में रहते थे तो हमारे भारत में भरत मुनि नाट्यशास्त्र लिख रहे थे। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा गुफाओं में बैठ के, जिसमें यह बताया जा रहा था कि मंच पर कैसे अभिनय करना है, मंच कैसा होना चाहिए, इसकी सजावट कैसी होनी चाहिए, इसकी भी शिक्षा हमारे यहाँ होती रही है। और जब दुनिया में लोग बीमारी का कारण नहीं समझ पाते थे, उस समय भारत में आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत जैसे चिकित्सक भी पैदा हुए जो कि रोगों की डायग्नोसिस करने में बेजोड़ थे। हमारे आयुर्वेद में हल्दी, नीम, तुलसी, अश्वगंधा जैसे औषधीय पौधों का ज्ञान था, जिन्हें आज वैज्ञानिक भी फॉलो करते हैं। और हमारे आज आपने देखा होगा कि हमारे शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में गए थे, जाकर वहां पर उन्होंने कुछ धनिया या कुछ किसी चीज को मूंग को लगाकर यह देखने की कोशिश की कि यहाँ पर मूंग पैदा हो सकता है कि नहीं। यह भी वहां पर उन्होंने कोशिश की। यह है हमारे कृषि प्रधान देश का करिश्मा, यह है हम लोगों की एक बेसिक सोच। आज हमारे पास आधुनिक मशीनें हैं और तकनीक है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बिना मशीनों के भी इतना ज्ञान हासिल कर लिया है जिन पर हमको नाज है। और आज तो हम वह सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाह लें। साथियों, आज यहाँ जो परियोजना ये शुरू हो रही है, उसमें यहाँ निश्चित रूप से शिक्षा और देशभक्ति का मिलन होगा, छात्रों के व्यक्तित्व का समग्र विकास होगा। मैं देखता हूं कि आमतौर पर स्कूल, कोचिंग और खेल अलग अलग करके देखा जाता है, लेकिन लाल सागर प्रोजेक्ट सबको एक ही छत के नीचे लाने की मैं मानता हूं कोशिश है। और साथियों, यहाँ विद्यार्थी, मैं मानता हूं यहाँ विद्यार्थी सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि उनके अंदर एक अच्छे संस्कार पैदा करने की कोशिश की जाएगी। चरित्र और देशभक्त की भावना भी उनके अंदर पैदा करने का प्रयत्न होगा। सेना में देश की सेवा करने वाले जवान, प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी में नए रिसर्च करने वाले और खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी, मैं समझता हूं विद्या भारती के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं
कि यह भविष्य में और बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। मैं यह मानकर चलता हूं, मेरा पक्का विश्वास, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां से निकले विद्यार्थी पूरे देश के लिए वो प्रेरणा बनेंगे। लोग यह सोचेंगे कि अन्य किसी पब्लिक स्कूल में अब बच्चे को नहीं भेजना है, बच्चे का यदि व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है तो विद्या भारती द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में हम उसे भेजेंगे। और मैं यह मानता हूं यह संस्थान सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव और प्रेरणा का प्रतीक बनेगा और आने वाली पीढ़ियों को दिखाएगा कि शिक्षा, चरित्र और देशभक्ति मिलकर भविष्य को कैसे मजबूत बनाती हैं, कैसे उसे संवारती हैं। यह प्रेरणा देने का काम भी यह विद्या भारती द्वारा संचालित यह शिक्षण संस्था करेगी। साथियों, आज इस परियोजना की शुरुआत हो रही है और मैं R.K. दम्मानी जी जैसे जिनकी पुत्री मधु यहाँ पर उपस्थित हैं, जैसे भामा बहुत अन्य भामाशाहों को भी मैंने सम्मानित किया है। मैं सबका नाम हमारे पास नहीं है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। यदि वह धन अर्जित करते हैं, केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, केवल अपने ही समाज के लिए नहीं, वह धन अर्जित करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, परिवार के लिए भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ देश के लिए भी करते हैं, देश के लिए भी करते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी समाज में जब कोई व्यापारी या कोई भी हो जो आगे बढ़ता है, उसके आगे बढ़ने के पीछे पूरे समाज का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। समाज के सामूहिक योगदान से ही कोई आगे बढ़ता है। इसलिए मुझे लगता है किसी भी व्यापारी के द्वारा जो योगदान किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उनके अंदर यह समझ है कि आज मैं योगदान करने की स्थिति में यदि मैं पहुंचा हूं तो मैं केवल अपने सामर्थ्य से नहीं पहुंचा हूं बल्कि समाज का भी योगदान है और इसके प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य बनता है, इसीलिए वो शहर से योगदान भी करते हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस काम को करती रहती हैं और राजस्थान तो वैसे भी भामाशाह की परंपरा वाला प्रदेश है। जब तक राजस्थान की धरती पर मैं समझता हूं जिन लोगों ने योगदान दिया है वैसे भामाशाह मौजूद हैं, तब तक मुझे पूरा विश्वास है कि यह राज्य इसी प्रकार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता ही रहेगा। इसके अलावा एक और बात आप सबसे मैं यहाँ कहना चाहूँगा। मैं देख रहा था इस पूरे क्षेत्र से अनेक युवा सेना में भर्ती होते हैं। देख क्या रहा था, आज से नहीं, मैं 25-30 वर्षों से मैं जानता हूँ, और वह सभी देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तत्परता के साथ लगे हुए हैं। जब मैं सीमाओं पर जाता हूँ, जवानों से मिलता हूँ, सीमा पर तैनात एयरबेस पर जाता हूँ, हमारे एयरफोर्स के जवान होते हैं, नेवी के जवानों से मिलता हूँ, लेकिन एक चीज मैंने देखी है कि इस क्षेत्र से उस अनुपात में ऑफिसर्स की संख्या नहीं निकल पाती जितनी की जवानों की निकलती है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि राजस्थान जवान भी पैदा करे, लेकिन साथ ही सेना को नेतृत्व देने वाले अधिकारी भी पैदा हों, और मैं समझता हूं कि यह काम विद्या भारती संस्थान पूरा करने में कामयाब होगा। यह प्रोजेक्ट अपने आप में मैं मानता हूं कि रक्षा और शिक्षा दोनों का एक अनोखा यह संगम है, और रक्षा से उसे सुरक्षा मिलती है। जब ये दोनों एक साथ हों तभी हमारा देश सुरक्षित और मजबूत बनता है। लेकिन इसके साथ ही बहनों भाइयों, यह प्रोजेक्ट रक्षा और खेल का भी अनोखा संगम बनेगा, यह भी मेरा पूरा विश्वास है। और यह शिक्षण संस्था पढ़ाई और रक्षा की शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी पैदा करने में कामयाब होगा। इसके लिए भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वैसे रक्षा और खेल देखने में भले ही अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में इनका बहुत ही गहरा और पुराना संबंध रहा है। जैसे आप जेवलिन थ्रो का एक उदाहरण देखिए। आज तो जेवलिन थ्रो एक बहुत ही मशहूर यह स्पोर्ट है, लेकिन आप प्राचीन काल में भी जब देखेंगे तो हाथ से भाला चलाकर मारना यह बहुत बड़ी कला होती थी, और राजस्थान में तो हमारे योद्धाओं के पास यह कला थी, हाथ से भाला चलाकर मारना। लोग जंगली जानवरों से बचने के लिए युद्ध में भी हाथ से भाला फेंक देते, और आगे चलकर यह स्पोर्ट्स एक खेल कूद के एक आइटम के रूप में, स्पोर्ट्स के रूप में यह इवाल्व हो गया। इसी तरह तीरंदाजी, तलवारबाजी, अनेक ऐसे खेल हैं जो पहले मानव ने अपनी रक्षा के क्रम में विकसित किए थे। दृढ़ता, अनुशासन, धैर्य और संकल्प जैसे गुण जितना किसी सैनिक के लिए आवश्यक है, उतना ही मैं समझता हूं किसी खिलाड़ी के लिए भी आवश्यक है। इसलिए मेरा मानना है कि एक खिलाड़ी के भीतर एक सैनिक, और एक सैनिक के भीतर एक खिलाड़ी, ये जरूर विद्यमान होता है। और मैं मानता हूं कि इस कैंपस में अगर एजुकेशन, स्पोर्ट्स और डिफेंस का संगम है तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहां से निकलने वाला विद्यार्थी
न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का नाम रोशन करेगा, यह मेरा विश्वास है। जब मैं नौजवानों से अथवा आजकल के जो किशोर आयु के लोग हैं उनसे मिलता हूं और बहनों भाइयों, जब उनके अंदर मैं उनकी आंखों में चमक देखता हूं, संकल्प देता हूं, तो हम जैसे लोग जिनकी आयु अधिक हो चुकी है उनको भी ऊर्जा प्राप्त होती है। और मैं मानता हूं यही ऊर्जा जो बच्चों के अंदर, आंखों के अंदर जो चमक जो दिखाई देती है, भविष्य में चलकर यह भारत की पहचान बनेगी, मेरा पक्का विश्वास है। हमारे युवाओं की ऊर्जा और उनका संकल्प हमारे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बहनों भाइयों हमने देखा है, करिश्मा किया। और हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के कायराना हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। कैसे दिया है मैं समझता हूं आपको बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही बात मैं बतलाना चाहता हूं अपनी सेना के बारे में। 22 तारीख को घटना हुई थी, 23 तारीख को मैंने सारे चीफ्स को बुलाया, एनएसए भी मौजूद थे, डिफेंस सेक्रेटरी भी मौजूद थे। एक ही सवाल मैंने किया था बैठते ही, क्योंकि आक्रोश था, 22 को पहलगाम की घटना हुई थी। एक ही सवाल मैंने पूछा, क्या आप लोग ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? मैं आपके माध्यम से देशवासियों को भी बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हमारे तीनों सेना के चीफ्स ने एक स्वर से हाथ उठाकर कहा, मुट्ठी बांध कर कहा, सर हम किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। यह है भारत का डिफेंस। अब प्रधानमंत्री जी ने बुलाकर जो भी आवश्यक निर्देश देने चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने निर्देश उनको दिए। और इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी विशेषता थी, जो टारगेट तय किया था आप लोगों ने, बहनों भाइयों, सटीक उसी टारगेट को, प्रिसाइज अटैक हमारी सेना ने किया, प्रिसाइज। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं को सभी सीमावर्ती क्षेत्रों से पूरा समर्थन मिला है। मैं जानता हूं कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और वहां हमारे बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब सारे जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, उनको पूरा सहयोग इनका प्राप्त होता है। और इस काम में तो हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत बहुत लंबे समय से सीमा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इन्होंने सीमा के क्षेत्रों में, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, लोगों को एकजुट करना, लोगों के अंदर संकल्प शक्ति पैदा करने में यह और इनकी टीम ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए मैं आपको भी गजेंद्र सिंह जी बधाई देता हूं। और बहनों भाइयों, हम तो कभी कल्पना नहीं कर सकते, भारत तो ऐसा देश है जो कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानता है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला कोई देश इस दुनिया की धरती पर है तो केवल हमारा और आपका देश, ये भारत है। पूरे विश्व को ही हम परिवार मानते। जाति, पंथ और धर्म के नाम पर हम भेदभाव करने वाले नहीं। लेकिन आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को मारा, धर्म पूछकर मारा। लेकिन बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों ने जिन आतंकवादियों को सह देने वाले और आतंकवादी घटना में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको मारा, तो उनका धर्म देखकर नहीं मारा बल्कि उनका कर्म देखकर माना है, उनका कर्म देखकर माना। ये हमारी उनकी सोच में। इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना ही मैं कहूंगा बहनों भाइयों कि यह केवल सरकार या संस्थान ही देश का भविष्य नहीं बना सकते। समाज का हर व्यक्ति, हर परिवार और हर नागरिक जब तक शामिल नहीं होगा तब तक किसी उद्देश्य से किसी संस्थान की स्थापना करना चाहते हैं तो संभव नहीं है। मैं मानता हूं यह संस्थान तभी सफल होगा और जीवंत रहेगा जब इसमें समाज की आत्मा होगी। और मैंने देखा है जिस तरीके से लोगों ने अपना योगदान दिया है, मैं मानता हूं कि सचमुच इस शिक्षण संस्थान में समाज की आत्मा रहेगी, आत्मा है। यहां से जो विद्यार्थी निकलेंगे वे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। लेकिन एक और चीज की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कभी कभी लोग हम लोगों को प्रतिगामी, जब मैं बोलता हूं तो प्रतिगामी मान लेते हैं, माने प्रोग्रेसिव नहीं मानते हैं, पीछे हटकर सोचने वाले। प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील हमको नहीं मानते हैं। मैं बार बार इस बात पर बल देता हूं कि बच्चों का केवल भौतिक विकास ही नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। और आध्यात्मिक विकास शिक्षण संस्था से ही प्रारंभ हो सकता। अब आप कहेंगे क्या शिक्षण संस्था में मंदिर बनवाए जाने चाहिए, मस्जिद बनवाए जाने चाहिए, गिरजाघर बनवाए जाने चाहिए? आध्यात्मिक विकास करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कुछ मत करिए, बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि उनका मन बड़ा हो। और आप जानते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन बड़ा व्यक्ति का होना चाहिए, मन बड़ा होना चाहिए। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों का मन कितना बड़ा था कि उन्होंने
अपने परिवार को ही अपना परिवार नहीं माना, पूरे देश को ही अपना परिवार नहीं माना, पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए यह कहा वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। इतना बड़ा मन होना चाहिए, एलिवेशन ऑफ मन बड़ा होना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत अनुभव मेरा है उस आधार पर, जितना ही आपका मन बड़ा होगा उसी अनुपात में आपको सुख आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी, और मन और अधिक बड़ा होता चला जाएगा तो जीवन में आपको परमानंद की भी प्राप्ति होगी, ईश्वर की भी प्राप्ति होगी। मैं मैथमेटिक्स का छात्र रहा हूं, यहां पर मैथमेटिक्स पढ़े हुए मैं देख रहा हूं बड़े दिग्गज पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो कभी कभी उसको मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन में इस बात को रखता हूं। मैं कहता हूं, मान लो थोड़े देर के लिए कि तुम्हारा मन सर्किल है, सर्किल होता नहीं है लेकिन मान लीजिए सर्किल है, तो इस सर्किल की जो परिधि है सर्कमफेरेंस, जितना ही बढ़ाते चले जाओगे उसी रेशियो में सुख की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, और अंत में तुमको परमानंद की प्राप्ति होगी। समीकरण में यदि कहना हो तो कह सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, circumference of man is directly proportional to the magnitude of anand, circumference of man is directly proportional to magnitude of परमानंद। वैसे परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई परिणाम नहीं होता, परिमाण नहीं होता, मन बड़ा होना चाहिए। बराबर मेरा यही आग्रह रहा है, और इसी सोच के साथ फिर से इस शिक्षण संस्था से, चूंकि मैं भी बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं, मैं समझता हूं कि हमारी सद्भावना, सदिच्छा और जो भी प्रयत्न पहले होता रहा है, अब तो उतना नहीं हो पाता है, और बराबर करता ही रहा हूं, लेकिन मैं ईश्वर से ही मैं प्रार्थना करता हूं, यह शिक्षण संस्था जिन उद्देश्यों को लेकर यहाँ पर बनाई जा रही है उन उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन। भारत माता की।